5 से 11 मार्च 1947 तक अमृतसर के नागरिकों द्वारा मुस्लिम लीग तथा अन्य विभाजन समर्थक मुसलमानों के हमलों का सफलतापूर्वक किया गया सामना स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। 1941 की जनगणना के अनुसार अमृतसर की जनसंख्या 3,76,824 थी। इनमें से 1,84,055 मुसलमान थे, यानी मुस्लिम जनसंख्या 48.8% थी। 70% पुलिस तथा प्रशासन कर्मी मुस्लिम थे। मार्च 1947 में मुस्लिम लीग ने अपना प्रांतीय केंद्र लाहौर से हटाकर अमृतसर कर दिया था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की प्राप्ति हेतु हिंसा का मार्ग अपनाने का निश्चय कर चुकी थी तथा मार्च 1947 में अमृतसर में हिंसा का प्रारंभ हुआ, जो लगभग 6 महीने लंबे संघर्ष के रूप में बदल गया। 5 मार्च को भगत सिंह नामक शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्या करने वालों का यह समूह हाल बाजार की ओर बढ़ा और इन्होंने हाल बाजार को निशाना बनाया। इन लोगों ने अपने आप को 4 दलों में बांटा था। पहला दल जीप में सवार था जो आगे चलता और सब भलों हथौड़ों से लैस था। यह दल ताले तोड़ता। दूसरा दल दुकान लूटता। तीसरा दल लूटी दुकानों पर पेट्रोल डालता तथा चौथा आग लगाता। यह सब पुलिस की उपस्थिति में होता। पूरे हाल बाजार को लूट कर जला दिया गया। आसपास की बस्तियों को भी जलाया गया। 6 मार्च को पठानकोट से अमृतसर आ रही ट्रेन को शरीफपुरा में रोककर ट्रेन में घुसकर यात्रियों को काट डाला गया। 5 मार्च की लूट तथा ट्रेन यात्रियों की इस हत्या से उत्साहित होकर मुस्लिम हमलावरों ने हिंदू क्षेत्रों पर व्यापक आक्रमण की योजना बनाई। 6 मार्च की रात को नेशनल गार्ड्स के नेतृत्व में मुसलमानों का समूह शेरांवाला गेट से फवारा चौक की ओर बढ़ रहा था। वे कृष्णा मार्केट की ओर बढ़ रहे थे और वहां लूटपाट करना चाहते थे, परंतु यह क्या, फवारा चौक में उन पर चारों ओर से लाठियों, छुरों, भालों और बमों से हमला हुआ। उन्होंने देखा कि निक्करधारी स्वयंसेवक उन पर टूट पड़े हैं। वे भाग खड़े हुए। कृष्णा मार्केट की रक्षा हुई। इस विजय में साईं दास या बिजली पहलवान का विशेष योगदान था। इस हार का बदला लेने के लिए मुसलमानों ने प्रशासन से मिलकर हिंदू इलाकों में कर्फ्यू लगाकर हमले करने की योजना बनाई। 6 मार्च को अचानक रात को कर्फ्यू लगा दिया गया। रेलवे लाइन के उत्तर में सिविल लाइंस क्षेत्र में कर्फ्यू नहीं लगाया गया। संघ कार्यालय इसी क्षेत्र में था। पुराने शहर से संघ कार्यालय में फोन आने लगे। स्वयंसेवकों ने मुस्लिम लीग की तैयारियों के बारे में बताते हुए संघ कार्यालय से मदद मांगी। 8 मार्च 1947 को जम्मू में संघ कार्यालय के टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। फोन अमृतसर विभाग के विभाग प्रचारक ठाकुर राम सिंह जी के लिए था। उधर से कहा गया, मैं बलदेव प्रकाश अमृतसर से बोल रहा हूं। कल 6 मार्च को नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सिविल लाइंस लॉरेंस रोड में कर्फ्यू नहीं है, पुराने शहर में है। कर्फ्यू केवल हिंदुओं के लिए है। मुसलमान सरेआम घूम रहे हैं, उत्तेजक नारे भी लगा रहे हैं, शहर को जलाकर राख करने की धमकियां दे रहे हैं। पुराने शहर में भी स्वयंसेवक कम नहीं हैं, पर नेतृत्व विहीन हैं। उनके बार बार फोन आ रहे हैं। वे हमें तुरंत बुला रहे हैं। अब हम वहां कैसे जाएं? कर्फ्यू पास हिंदुओं को नहीं दिए जा रहे हैं। इस परिस्थिति में कृपा कर मार्गदर्शन करें। ठाकुर राम सिंह ही नहीं, प्रांत प्रचारक माधवराव मुले का भी उत्तर था, परिस्थिति को देखकर स्वयं विवेक से निर्णय करें। समाज की रक्षा अवश्य हो। जम्मू से निर्देश मिल चुका था। डॉक्टर बलदेव प्रकाश अत्यंत साहसी व सूझबूझ वाले कार्यकर्ता थे। सुंदर, गौरवर्ण, लगभग 6.5 फुट ऊंचा डील डॉल। उनके उर्वर मस्तिष्क ने तुरंत कर्फ्यू के बावजूद नगर प्रवेश तथा पुराना शहर पहुंचकर वहां की हिंदू जनता की सहायता वाली योजना बना ली। डॉक्टर बलदेव प्रकाश ने सिविल लाइन व अन्य बाहरी क्षेत्र की शाखाओं के स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण किया। उनमें से 40 स्वयंसेवकों का चयन कर उनसे कहा कि आप लोग मिलिट्री डिस्पोजल बाजार से अपने नाप की पूरी सैनिक वर्दी खरीद लाओ और उसे लेकर कल 9 मार्च को प्रातः 6 बजे संघ कार्यालय आ जाओ। किसी ने नहीं पूछा क्यों। सब चले गए और दूसरे दिन ही अपने अपने सैनिक वेश के साथ कार्यालय में उपस्थित हो गए। अब डॉक्टर बलदेव प्रकाश ने उनको सूचना दी कि शीघ्र ही अपना वेश पहनकर तैयार हो जाओ, शहर चलना है। एक ने पूछा, वहां तो कर्फ्यू है। डॉक्टर बलदेव प्रकाश ने कहा, आप सबके कर्फ्यू अनुमति पत्र मेरे पास हैं। सब
पूरे सैनिक वेश में चंद मिनटों में ही तैयार हो गए। ये सभी स्वयंसेवक इसी बात को ध्यान में रखकर छांटे गए थे कि वे सैनिक दिख सकें। सभी लंबे कद के तथा गठे शरीर के थे। सब कदम मिलाकर सैनिकों के समान ही संचालन कर सकते थे। वे साहसी भी थे। संचलन प्रारंभ करने के पहले डॉक्टर बलदेव प्रकाश ने अपने साथियों को आवश्यक सूचनाएं दी। मार्ग तय किया। हाल बाजार होकर संचलन प्रारंभ हो गया। आगे आगे प्लाटून कमांडर के वेश में बलदेव प्रकाश स्वयं चल रहे थे। उनके हाथ में रिवॉल्वर था, जिसे उन्होंने फायर करने की स्थिति में थामे रखा था, जैसे कर्फ्यू में पहरा देने वाला सैनिक करता है। संचलन करती हुई यह टुकड़ी शीघ्र ही हाल बाजार के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई। रास्ते में कर्फ्यू में पहरा दे रहे सिपाहियों ने समझा कि सेना की टुकड़ी आई है। उन्होंने कमांडर को सैल्यूट किया और बदले में बलदेव प्रकाश ने सैल्यूट ठोंका। आगे कोतवाली मार्ग छोड़कर वे नमक मंडी की ओर मुड़ गए। वहां पहुंचते ही कूचाबंदियां खुलवाई और संघ कार्यकर्ताओं के घरों में पहुंच गए। कानों कान खबर फैल गई कि बलदेव प्रकाश के नेतृत्व में प्रमुख कार्यकर्ता आ गए हैं। फिर क्या था, स्वयं सेवकों व जनता में उत्साह हिलोरे लेने लगा। तैयारी तो उनकी थी ही, सर्वत्र मोर्चेबंदी थी, परंतु नेतृत्व का अभाव था। वह पूरा होते ही आत्मविश्वास लौट आया। इस अभियान में डॉक्टर बलदेव प्रकाश द्वारा जिस शौर्य, साहस व सूझबूझ का प्रदर्शन किया गया वह तो अद्वितीय है ही। 39 स्वयंसेवकों का अनुशासन व समर्पण भी अनुकरणीय है। उनमें से किसी ने नहीं पूछा कि हमें कहां और क्यों लिए जा रहे हो। यह भी नहीं जानने की कोशिश की कि सैनिक वर्दियां हमसे क्यों खरीदवाई जा रही हैं। पूरी तरह खतरे भरे अभियान पर जा रहे थे, पर घर वालों से पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। उन्हें केवल यह बताया गया कि बलदेव प्रकाश जी ने बुलाया है। समाज सेवा के लिए आत्माहुति के भाव से इतने ओतप्रोत थे उन दिनों के स्वयंसेवक। सामान्य जन को भी कितना विश्वास था संघ के अधिकारी पर। पालकों ने भी अपने पुत्रों को भेजने में हिचकिचाहट नहीं की। उन्हें विश्वास जो था कि संघ के लोग उनका उपयोग अच्छे कार्य हेतु ही करेंगे। 6 मार्च को मुस्लिम लीग द्वारा कृष्णा मार्केट को जलाकर राख करने व दरबार साहब को ध्वस्त करने हेतु बनाई गई योजना विफल कर दी गई थी। 9 मार्च को उन्होंने पुनः कर्फ्यू की आड़ में पुलिस के प्रत्यक्ष सहयोग से कृष्णा मार्केट पर हमले की योजना बनाई। कर्फ्यू मुस्लिमों के लिए नहीं था, केवल हिंदुओं के लिए था। उन्हें तो बेरोक टोक नारे लगाते, धमकियां देकर भय पैदा करते घूमने की छूट मिली हुई थी। कोई हिंदू सड़क पर दिख जाता तो बिना चेतावनी दिए ही उसे शूट कर दिया जाता। 7 मार्च को कर्फ्यू में ही हिंदुओं पर आक्रमण तेज हो गए थे। 9 मार्च 1947 को कर्फ्यू के बावजूद मुस्लिम नेशनल गार्ड के नेतृत्व में हरी वर्दी व लौह टोपीधारी जत्थे 3 ओर से शहर की ओर बढ़ने लगे। एक जत्था लीग के शक्तिशाली दुर्ग कटरा करम सिंह की ओर से बढ़ रहा था, दूसरा जिहादी नारे लगाते हुए नमक मंडी की ओर से और तीसरा शेरांवाला दरवाजे की ओर से। सभी जत्थे शस्त्रधारी थे। मुस्लिम जत्थे आगे बढ़ रहे थे, परंतु स्वयंसेवक बेखबर व शांत नहीं थे। उनके नेतृत्व में सुदृढ़ मोर्चाबंदी कर ली गई थी। डॉक्टर बलदेव प्रकाश 40 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच ही गए थे। प्रत्येक मोहल्ला व घर पहले से ही सुरक्षा की दृष्टि से एक दुर्ग बना हुआ था। हमलावरों के आगे बढ़ने के मार्ग पर उसे और मजबूत व सक्रिय बना दिया गया था। इस बार योजना केवल आत्मरक्षा की ही नहीं, वरन प्रत्याक्रमण की भी थी। छतों से तरुण स्वयंसेवकों व अन्य जवानों को जिधर से भी हमलावर निकले, पत्थरों व सोडा वाटर की बोतलों की तेज बौछार करने को कहा गया था। बाल स्वयंसेवकों को छतों पर उबलते तेल से भरे कड़ाहों पर तैनात किया गया था। घरों के नीचे गलियों में आते ही हमलावरों पर गर्म तेल डालने को कहा गया था। आग्नेयास्त्र नहीं थे। हिंदू जनता के पास जो लाइसेंसी हथियार थे, उन्हें भी पुलिस ने कर्फ्यू लगने के साथ ही जमा करा लिया था। जिनके पास बचे थे वे पुलिस के डर से उन्हें देने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, पर स्वयंसेवक निश्चिंत थे। हमलावरों का नेतृत्व करने वाले पुलिस जवान भी इस भीषण प्रहार को नहीं सह पा रहे थे। सबसे पहले आक्रमणकारियों ने फवारा चौक में मार खाई। इससे विचलित होकर उन्होंने मैदान छोड़ दिया, पर नमक मंडी की ओर से वे आगे बढ़ रहे थे। यहां भी वे छतों से मिसाइलों के समान आ रहे पत्थरों के सामने बहुत देर तक टिक न सके। खौलते तेल के कारण कई हमलावर अपनी आंखें खो बैठे। कई बुरी तरह झुलस कर या तो वहीं गिर पड़े या सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। अब नौजवानों ने उन पर प्रत्याक्रमण शुरू कर दिया। अब क्या था, आक्रमणकारी सिर पर पैर रखकर भाग रहे थे और हिंदू नौजवान उनका पीछा कर उन्हें सबक सिखा रहे थे। सारा शहर हर हर महादेव और सत श्री अकाल के नारों से गूंज रहा था। आक्रमणकारियों को न तो ऐसे प्रतिरोध की कल्पना थी, न प्रत्याक्रमण की।
वे तो इस विश्वास में थे कि इस बार कर्फ्यू की आड़ में शहर को ध्वस्त करने में कामयाब हो जाएंगे, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। 7 मार्च से 10 मार्च तक चले इस संघर्ष में पुलिस व प्रशासन के सहयोग के बावजूद मुसलमानों की भारी क्षति हुई। उनके कई मकान व दुकानें धू धू कर जली। उसमें कितने घायल हुए यह हिसाब लगाना संभव नहीं। 11 मार्च को कर्फ्यू उठा लिया गया। उसी दिन चौक प्रागदास की मस्जिद में हजारों मुसलमान नमाज पढ़ने के बहाने एकत्र हुए तथा उसके बाद यत्र तत्र आक्रमण भी किया। हिंदुओं को जानमाल की क्षति भी पहुंचाई, परंतु उसके बाद संघर्ष का प्रथम चरण शांत हो गया। मार्च अंत से लेकर अप्रैल मध्य तक आक्रमण नहीं हुए, बाजार खुल गए। अप्रैल अंत में मुस्लिम नेताओं के द्वारा भड़काए जाने पर मुसलमानों ने फिर से हमले प्रारंभ कर दिए। अब उन्होंने सब प्रकार के हथियार एकत्रित कर लिए थे, इसलिए दोनों ओर से आग्नेय अस्त्रों का खुलकर प्रयोग हुआ। अप्रैल अंत से प्रारंभ हुआ यह संघर्ष 13 अगस्त तक चला। एक के बाद एक लीग के गढ़ ढहते चले गए, उनका मनोबल टूटता चला गया। जुलाई आते आते हिंदू समाज विजय के द्वार पर पहुंचने लगा था। अब स्वयंसेवकों ने समाज को पूरी तरह संगठित कर निर्णायक हमला बोल दिया। मुस्लिम लीग का अभेद्य दुर्ग कटरा करम सिंह भी जलकर राख हो गया। लाहौर से स्थानांतरित मुस्लिम लीग का प्रादेशिक कार्यालय भी जला दिया गया। एएमओ कॉलेज का अड्डा भी ध्वस्त हो गया। अब तो मुसलमानों में भगदड़ मच गई। अमृतसर मुसलमान विहीन हो गया। हिंदू समाज ने अपनी परंपराओं का पूरा पालन किया। न किसी ने मस्जिद को हाथ लगाया, न किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। बूढ़ों व अपाहिजों पर भी किसी ने हाथ नहीं उठाया। महिलाओं को तो ससम्मान मुस्लिम शरणार्थी कैंपों में पहुंचाया गया। इस संघर्ष का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है। इस संघर्ष में विजय प्राप्त कर स्वयंसेवकों ने न केवल अमृतसर को बचा लिया, वरन दिल्ली तक आगे बढ़ने की मुस्लिम लीग की योजना पर भी पानी फेर दिया था। मुस्लिम लीग अटैक ऑन हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पंजाब, इस पुस्तक के लेखक सरदार गुरबचन सिंह तालिब ने अमृतसर के इस 5.5 महीने चले लंबे संघर्ष की तुलना 1944 के हिटलर की सेनाओं के विरुद्ध रूस की जनता व सेना द्वारा लड़े गए लेनिनग्राड युद्ध से की है। उन्होंने यह भी लिखा है कि हिंदू और सिखों ने मिलकर अपने नगर की रक्षा उसी प्रकार की जिस प्रकार अंग्रेजों ने 1940-41 में लंदन की रक्षा की थी।